हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज हम करते हैं अपने जो सॉल्यूशन चैप्टर है उनके आगे का टॉपिक। तो फर्स्ट दो हमारे लेक्चर हो चुके हैं। आज है सॉल्यूशन के अंदर हमारा टॉपिक नंबर 1.3 सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी टॉपिक को आज हम करते हैं। सोल्युबिलिटी किसे कहते हैं? तो कि मेरे पास सॉल्वेंट है, ले लो, लाइक वाटर है, एंड सोल्यूट है, लाइक शुगर है। दोनों को मिक्स करते हैं और बनता है सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें सॉल्वेंट वाटर में जितना शुगर सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है उसकी जितनी कैपेसिटी होगी उसको उसके सोल्युबिलिटी कहते हैं। जिसकी उसकी कैपेसिटी होगी, मैंने जितना सॉल्यूशन बनाना है उस हिसाब से मैंने वाटर लिया होगा। तो मैं जितना वाटर ले रही हूँ, 5 ml लूंगी, 10 ml लूंगी, जितना वाटर लूंगी उनमें सॉल्वेंट शुगर जितना डिजोल्व हो सकता है, जहां तक रूम टेम्परेचर के, ना तो उसके प्रेशर पे कोई, या तो टेम्परेचर या तो प्रेशर पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। रूम टेम्परेचर पे वो जितना डिजोल्व हो सकता है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको सोल्युबिलिटी कहते हैं, उसकी सोल्युबिलिटी कहते हैं। हर एक सॉल्वेंट में वैसे तो 99% वाटर में ही डिजोल्व होते हैं, पर सॉल्वेंट में हर एक सोल्यूट की कैपेसिटी अलग अलग होती है। डिफरेंट टाइप के सोल्यूट की डिफरेंट टाइप की सोल्युबिलिटी होती है। और उसके आगे के हम देख रहे हैं कि अगर मेरे पास ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में से मैं लाइक दिस ऐसे सोल्यूट ले रही हूँ, लाइक दिस शुगर ले रही हूँ, देन उसके बाद मैं सॉल्ट ले रही हूँ, देन उसके बाद मैं नेप्थेलिन ले रही हूँ, देन उसके बाद मैं एंथ्रेसिन ले रही हूँ। ये 4 मैंने ऐसे सॉल्यूट लिए हैं। अब मैं सॉल्वेंट लूंगी। कौन कौन से सॉल्वेंट लूंगी? तो कि मैंने पहले लिया वाटर सॉल्वेंट। तो कि वाटर के अंदर ये 4 कंपोनेंट मैंने लिया है। 4 कंपोनेंट में से कौन डिजोल्व होगा वाटर के अंदर? तो कि शुगर भी डिजोल्व हो जाएगा और सॉल्ट भी डिजोल्व हो जाएगा, बट नेप्थेलिन और एंथ्रेसिन उसमें डिजोल्व नहीं होंगे। लाइक दिस। अब मैं बेंजीन ले रही हूँ, तो बेंजीन इसमें डिजोल्व होगा। बेंजीन के अंदर एंथ्रेसिन भी डिजोल्व हो जाएगा, नेप्थेलिन भी डिजोल्व होगा, पर सोल्ट और शुगर डिजोल्व नहीं हो रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जब डिजोल्यूशन होता है तो उसके अंदर का ये जो सोल्ट और शुगर, नेप्थेलिन और एंथ्रेसिन है, वो किस टाइप के सोल्यूट है वो देखे जाते हैं। लाइक दिस शुगर एंड सोल्ट की बात करें NaCl बराबर। NaCl की बात करूं तो Na+Cl-, मतलब ये कौन से है? तो कि ये पोलार सॉल्वेंट है, सॉरी पोलार सोल्यूट है। ये जो नेप्थेलिन ये है, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक जो होते हैं वो नॉन पोलार होते हैं, नॉन पोलार सोल्यूट है ये। तो नॉन पोलार सोल्यूट एंड ये भी पोलार सोल्यूट है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव अलग होता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे डिफरेंट पार्टिकल अलग नहीं हो रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये पोलार और नॉन पोलार दो टाइप के ऐसे मैंने दो टाइप के मैंने सोल्यूट लिए हैं। तो साथ साथ में मैंने सॉल्वेंट लिए, वो भी पोलार एंड नॉन पोलार है। लाइक दिस वाटर की मैं बात करूं तो वाटर है H2O, वो जिसमें H+ और OH- में कन्वर्ट होते हैं, तो दिस इज पोलार सॉल्वेंट। एंड जो बेंजीन है वो नॉन पोलार है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे अलग नहीं हो रहे हैं, तो वो नॉन पोलार है। तो यहाँ पे नॉन पोलार जो सॉल्वेंट है उसके अंदर नॉन पोलार ही सोल्यूट डिजोल्व होंगे, और पोलार सॉल्वेंट है जो वाटर, उनके अंदर पोलार सोल्यूट ही डिजोल्व होंगे। इसका मतलब है लाइक एंड डिसलाइक। दिस इज लाइक सोल्यूट,
सन बनेगा, ये सॉल्यूशन बनेगा वो लाइक का बनेगा, और ये बनेगा इट डिसलाइक, क्योंकि उनके अंदर जो अट्रैक्शन होता है पोलर और नॉन पोलर के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन के बेस पे ये डिसोल्व होता है। इनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, इनके अंदर ऐसा कोई इंटर अट्रैक्शन नहीं होता है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन नहीं होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है। इस वजह से उसमें डिसोल्व हो सकते हैं और डिसोल्व नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ जो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे सॉल्यूशन मैंने बनाने के लिए यहाँ पे वाटर लिया है, बराबर है। नाउ अब इसके अंदर मैं शुगर ऐड करूंगी, मतलब सोल्यूट ऐड करूंगी, तो जितना मैं सोल्यूट ऐड करूंगी उस हिसाब से उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। 5 ग्राम्स करूंगी, देन 10 ग्राम्स करूंगी, देन 15 ग्राम्स करूंगी, और ये 50 ml जितना वाटर लिया है, तो जितना मैं सोल्यूट इसके अंदर डिसोल्व करूंगी उस हिसाब से उसका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। कॉन्सेंट्रेशन है उसका बेस, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कि कितना मैंने सोल्यूट डिसोल्व किया है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है वो डिपेंड रहेगा। अगर मैं ये वाटर के अंदर शुगर डिसोल्व करती जा रही हूँ और रूम टेम्परेचर के ऊपर डिसोल्व होता जा रहा है, तो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कहते हैं उसको, बराबर। तो डिसोल्व होता जा रहा है अपने आप रूम टेम्परेचर, ना तो उसमें प्रेशर चेंज कर रही हूँ ना तो इसमें टेम्परेचर चेंज करना, लाइक दिस। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, डिसोल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन के टाइप है डिसोल्यूशन। देन हमारा लाइक अनलाइक हुआ। ये हमारा टॉपिक चल रहा है 1.3.1 फर्स्ट का। नाउ अब है, मैंने यहाँ एक सोल्यूट लिया, लाइक दिस वाटर ही ले लेते हैं। वाटर जो हमारे सराउंडिंग होते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, उसको अगर हम ले तो हम अच्छे से उसको समझ पाते। इसके अंदर मैंने शुगर को ऐड किया, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर मैंने उसको ऐड किया, वो डिसोल्व होता गया, डाइल्यूट होता गया, डाइल्यूट होते गए। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं उसको स्टर कर रही हूँ, नहीं हो रहा है तो स्टर कर रही हूँ, रोड से स्टर कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, जो डिसोल्व हो रहा है उसके अंदर, अब वाटर के अंदर स्पेस ज्यादा है नहीं, वाटर के अंदर यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो डिसोल्व नहीं हो रहा है। तो डिसोल्व होने के लिए उसको स्टर कर रही हूँ, तो क्या है, अंदर जो डिसोल्व पार्टिकल है शुगर के, वो फिर से सॉलिड बन रहे हैं, और ये जो मैं बाहर से उसको डिसोल्व कर रही हूँ, करने की ट्राई कर रही हूँ, वो डिसोल्व होता जा रहा है। मतलब यहाँ पे ये हो रहा है शुगर प्लस वाटर इक्वल टू सॉल्यूशन बन रहा था। तो अब नाउ ये रिवर्स प्रोसेस होगा, मतलब अब सॉल्यूशन में से वाटर और शुगर फिर से बनने लगे, मतलब वाटर तो अलग ही होगा, शुगर फिर से बनने लगेगा। इस टाइप का जो सॉल्यूशन बन रहा है, बराबर, और ये जो बन रही है इक्वेशन बन रही है, उसको कहते हैं, इस टाइप की उसको बोलते हैं सॉल्यूशन को डायनेमिक सॉल्यूशन, जो रूम टेम्परेचर पे बन रहे। फिर से स्टूडेंट समझते हैं, यहाँ पे वाटर लिया है, इसके अंदर शुगर को मैं ऐड कर रही हूँ, कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ, वाटर ना टेम्परेचर ना प्रेशर, ना शुगर को मैंने ऐड करा। अब शुगर ज्यादा ऐड कर रही हूँ तो ऐड नहीं हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है मतलब डिसोल्व नहीं हो रहा है, तो मैं स्टर कर रही हूँ। स्टर करने से क्या होगा कि मैं उसको डिसोल्व करने की ट्राई कर रही हूँ, तो अंदर के जो डिसोल्व शुगर है वो फिर से सॉलिड बनते जा रहे हैं, और बाहर से मैं जिसको ऐड कर रही हूँ वो ऐड हो रहा है। तो दिस इज डायनेमिक सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है उसको डायनेमिक सॉल्यूशन, कि दोनों के बीच में क्या हो गया है, तो कि दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ गया है, इक्वल हो गए, तो दिस इज डायनेमिक सॉल्यूशन। और नाउ अब क्या होगा, तो कि अब मैंने ये बोला कि उसके अंदर शुगर के कंपोनेंट वापस आ रहे हैं, तो डायनेमिक सॉल्यूशन तो डायनेमिक रिएक्शन तो हो गई इस सॉल्यूशन में, बट साथ साथ में उसके शुगर के कंपोनेंट वापस दिख रहे हैं, जो वापस दिख रहे हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि वो क्रिस्टल के बेस पे मुझसे वापस दिखे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसको एक थोड़ा सा चेंज करके एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे वाटर लिया है, यहाँ पे मैंने शुगर ऐड की है,
नाउ रूम टेम्परेचर पे शुगर ऐड नहीं हो रही है अब, मतलब डिजोल्व नहीं हो रही है, बराबर। तो मैंने उसको हीट करा, टेम्परेचर मैंने हाई करा, बराबर, हाई टेम्परेचर। अब शुगर डिजोल्व हो गई। नाउ अब मैं उसको कूल कर रही हूँ। कूल करेंगे तो ये वाटर में शुगर के क्रिस्टल देखेंगे, क्रिस्टल दिखेंगे, तो उसको भी क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो वो बोलते हैं हम उसको हाई टेम्परेचर पे मैंने उसको डिजोल्व करा, देन लो टेम्परेचर पे वो क्रिस्टल बने। तो ऐसे हमारे घर में होते हैं, जब हम चाशनी बनाते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, बस जैसे ही वो कूल होता है तो यहाँ क्रिस्टलाइजेशन होता है, शुगर के पार्टिकल्स दिखते तो वो क्रिस्टल बनता है। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन, तो नाउ डिसोल्यूशन हुआ, डायनेमिक रिएक्शन हुई एंड क्रिस्टलाइजेशन हुआ। स्टूडेंट आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे कि ये क्या हो रहा है, कौन कौन सी सॉल्यूशन में किस तरह से टाइप का ये किस तरह से बन रही है ये। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब और एक सॉल्यूशन बन रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने वाटर लिया, एक ही एग्जांपल बार बार ले रही हूँ ताकि वही हमारे दिमाग में बैठ जाए। स्टूडेंट कुछ भी डाउट है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं रहा, आप मुझे एनी टाइम पे मैसेज करो, मतलब हमारे कमेंट्स में लिखो। स्टूडेंट्स नाउ वाटर लिया मैंने, अब इसके अंदर और शुगर ले रही हूँ, वही ले, शुगर और सॉल्ट इजी पड़ता है इसलिए शुगर, बराबर है, शुगर लिया। अब मैंने रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर के ऊपर, जो प्रेशर है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके अंदर इसको डिजोल्व करती गई। एक टाइम पे ऐसा होगा कि अंदर डिजोल्व नहीं होगा, तो उस टाइम जो सॉल्यूशन बनेंगे उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के। नाउ अब उसकी कैपेसिटी फिनिश हो गई, दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आज हमने करे अभी डिसोल्यूशन, देन डायनेमिक इक्वेशन, क्रिस्टलाइजेशन हम लैब में कितनी बार करते हैं, बराबर। और घर पे मैंने शुगर का एक एग्जांपल दिया, आप घर पे करके देखो स्टूडेंट्स, एक बार क्रिस्टलाइजेशन करके देखो, बराबर है। देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है पर अब मेल्ट नहीं हो रहे, बस जो रूम टेम्परेचर जितनी मेल्ट हुई उतनी, तो उस टाइप पे जो बना है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब वो सैचुरेटेड हो गया, मतलब अब उसकी कैपेसिटी फिनिश हो गई है डिजोल्व होने की, तो अब है सैचुरेटेड। अगर और करते जाते हैं और जब तक होता जाता है तब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। मैं जो बोल रही थी, वाटर लिया, इसके अंदर 5 ग्राम्स मैंने ऐड किए तो वो डिजोल्व हो गया, दिस इज अनसैचुरेटेड। जब तक उसकी कैपेसिटी है डिजोल्व होने की तब तक वो डिजोल्व होगा, तब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ये सारे के सारे टाइप के हमने ऑलमोस्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सारे के सारे जितने आते हैं वो कर लिए। अब है ये मैंने जो सॉल्यूशन की बात करी, हमने वो करा है सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व करने की बात करी और हमारा सॉल्यूशन बना था लिक्विड, ये टाइप हमने करा था, बराबर। नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, बराबर, तो उसके अंदर हम देखें तो प्रेशर और टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है। ये जो सारे के सारे इसमें प्रेशर और टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है। अगर मैंने टेम्परेचर ज्यादा करा कम करा तो उस हिसाब से मेरी रिएक्शन आगे पीछे हो सकते हैं, वो जब जब हम पढ़ेंगे तब तक उस एग्जाम्पल के साथ करेंगे। नाउ अब है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। थोड़ा सा एक और टॉपिक ले लेते हैं कि उसके ऊपर टेम्परेचर की इफेक्ट होती है कि नहीं होती है, तो वो हम देख लेते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मेरे पास दो टाइप की एक रिएक्शन होगी, रिएक्शन है वो टू टाइप्स की रिएक्शन होती, एक और दो, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, बराबर है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, तो कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं,
एब्जॉर्ब करते, मतलब एनर्जी को वो ले लेते हैं अपने पास। तो ये जो रिएक्शन होती है उसके अंदर होता है डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू जीरो से ज्यादा, क्योंकि वो उस रिएक्शन को अगर हीट हम करेंगे, क्योंकि उसको हीट करेंगे तभी वो डिजोल्व होगा, कोई भी कंपाउंड डिजोल्व होगा, क्योंकि उसको हीट करने से वो डिजोल्व होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई करेंगे, मैं जो बोल रही समझ में आ रहा है, टेम्परेचर हाई करेंगे यहाँ पे तो डिसोलिएशन ज्यादा होगी, डिसोलिएशन ज्यादा होगी, मतलब इंक्रीज होगी, डिसोल इंक्रीज होगा। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो ऑलरेडी वो हीट है, वो रिलीज कर रहे हैं, रिलीज करना वो मतलब जैसे ही मैंने कंपाउंड सॉल्यूशन जो बन रहा है उसमें सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड करा, एनर्जी रिलीज हुई, रिलीज हुई। अब उसको टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, अगर पहले से उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही, ऊपर से हम उसको टेम्परेचर और दे रहे, तो हमारी रिएक्शन होगी नहीं, रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्शन नहीं होगी तो हमारी रिएक्शन किस तरह से होगी, तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएगी, कंपोनेंट की तरफ जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएगी, रिवर्स रिएक्शन जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कंपोनेंट है, ऑलरेडी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो आप और एनर्जी देनी नहीं है। अगर दे रहे हैं तो लेसेटेरियल के रूल्स के हिसाब से हम फिर से उसको वापस की तरफ जाएंगे, मतलब रिवर्स प्रोसेस होगी। और एंडोथर्मिक में तो उसको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, टेम्परेचर देते ही प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा, और यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट आपने देखा, समझ में आया टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट स्टूडेंट्स, इजीली, बहुत इजी है टेम्परेचर का। नाउ प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रेशर, नाउ प्रेशर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है हमने देख लिया। प्रेशर, अब देखो हम जो बात कर रहे हैं वो सॉल्वेंट हमारा है वो लिक्विड है, और हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड है। अब देखो सॉलिड के ऊपर जब हम प्रेशर देते हैं तो उसका कोई इफेक्ट इतना होता नहीं है, तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर के ऊपर इसकी कोई इफेक्ट होगी नहीं, ऐसे सॉल्यूशन में प्रेशर देने की कोई इफेक्ट होती नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेक्स्ट बुक के, हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो मैं टॉपिक का नाम भी बोल रही हूँ साथ साथ में। 1.3.2 सोल्यूबिलिटी इन ऑफ ए गैस इन लिक्विड। अब देखो सोल्यूबिलिटी गैस को लिक्विड के अंदर हमें डिसोल्व करने की बात कर रहे हैं, तो मान लो मैंने यहाँ पे वाटर लिया है, इसके अंदर हम सी वाटर में जानते हैं ऑक्सीजन डिजोल्व है, तो ऑक्सीजन डिजोल्व है तो ये अपने आप डिजोल्व होता ही रहता है। और साथ साथ में मैंने यहाँ पे HCl लिया है, हम टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, तो एग्जाम्पल भी ऑलमोस्ट उसके हिसाब से लेंगे, और टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 1 बाय 1 टॉपिक टेक्स्ट बुक का ही लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखो O2 और HCl, तो HCl है वो वाटर में ज्यादा डिजोल्व है, O2 नहीं है। मैंने अभी एक टॉपिक में बोला था मैंने यहाँ पे लाइक डिसलाइक, तो ये है लाइक, लाइक मतलब कौन सा, दोनों सेम है, ये पोलर सॉल्वेंट है एंड पोलर सोल्यूट है, और ये है नॉन पोलर, वो वाटर में डिजोल्व हो रहा है, बट हो रहा है पर थोड़ा सा कम हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर की इफेक्ट होगी, बराबर है। यहाँ पे सोल्युबिलिटी को किस तरह से लेते हैं वो चलो देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लिया है वाटर, इसके अंदर कोई भी एक ऐसे कंपोनेंट गैस पार्टिकल को मैं डिसोल्व कर रही हूँ, बराबर, गैस पार्टिकल को डिसोल्व कर, मान लो CO2 है, ऐसे इसको डिसोल्व कर रहे, तो उसमें होगा क्या, तो कि वो एटमॉस्फेयर के साथ उसका इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम होगा मतलब कि क्या, वो CO2 है इसके अंदर आएगा, देन आफ्टर सम टाइम्स वो बाहर की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर और ज्यादा CO2 आ रहे हैं, तो अंदर का CO2 अब बाहर की तरफ जा रहा है। मैं जो बोल रही समझ में आ रहा है, CO2 प्लस वाटर
बन रहा है सॉल्यूशन, एंड वापस से क्या होगा, ये दिस इज डायनेमिक इक्वेशन अब बन रही है रूम टेम्परेचर पे, ये सब हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, रूम टेम्परेचर पे ये सब यहाँ पे हो रहा है। CO2 अंदर एटमोस्फियर से CO2 अंदर डिजोल्व होने आ रहा है और अंदर का डिजोल्व है वो जा रहा है, मतलब इक्वेशन बैलेंस होती जा रही है और धीरे धीरे बैलेंस होगी और डायनेमिक इक्वेशन बन जाएगी। बट मैं थोड़ी देर बाद ये करूँ तो ये एक है मेरे पास, जो था वही है, ये वाटर है, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा देती हूँ, पिस्टन। और पिस्टन लगाने से क्या होगा, तो कि अब जो अंदर के जो CO2 के कंपोनेंट है वो बाहर नहीं जा सकते। वॉल लगाया, अभी तो सिर्फ वॉल लगाया है जिससे बाहर की तरफ वो जा नहीं सकते, पिस्टन बाहर की तरफ वो जा नहीं सकते। उसके ऊपर धीरे धीरे मैं वेट रख रही हूँ। नाउ अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है, देखो यहाँ पिस्टन लगाने से बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, बट जो इनके ये जो CO2 डिजोल्व CO2 है, डिजोल्व CO2, तो इनके बीच में डिजोल्व CO2 इस तरह से मूवमेंट करते हैं, मतलब अपने आप सॉल्यूशन में कहीं पे भी मूवमेंट कर, इनके बीच का डिस्टेंस कोई ऐसा फिक्स नहीं है, बट डिस्टेंस है वो, इतना इंटरेक्शन भी नहीं है सबके बीच में, और अपने आप वो मूवमेंट करते रहते हैं। क्लियर। नाउ अब मैं क्या करूं, वही सॉल्यूशन के ऊपर पिस्टन को नीचे की तरफ लाती हूँ, उसके ऊपर वेट ज्यादा, प्रेशर देती हूँ, वेट ज्यादा रख के प्रेशर देती हूँ, ये वेट है, प्रेशर। तो अब क्या हुआ, तो कि अब जो है CO2 जो अपने आप मूवमेंट कर रहे थे, ये CO2, वाटर तो इतना ही है बराबर, CO2 अपने आप जो मूवमेंट कर रहे थे उसके बीच का डिस्टेंस था जो ये, वो कम हो गए और वो नजदीक नजदीक आ गए, ऐसे कंपोनेंट नजदीक नजदीक है और उनके बीच में थोड़ा सा इंटरेक्शन हो गया। वैसे तो गैस में इतना इंटरेक्शन, या तो हम बोले कि इंटरमोलिकुलर कोई बॉन्डिंग होती ही नहीं है इतनी, बट जैसे ही ऊपर पिस्टन मैंने रखा तो ये नजदीक नजदीक आ गए। और तो इनका सबसे पहले ये जो है वो इनके बीच में इंटरेक्शन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ, तो इनके बीच का जो ये फिनोमिना था उसको सबसे पहले हेनरी नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने उसको स्टडी किया, एंड देन उसके बाद आए डाल्टन। डाल्टन ने भी उन दोनों ने इनको स्टडी किया और दोनों ने इस फिनोमिना को समझाया। क्या समझा, इन्होंने ये बताया हमें कि जब हम उसके ऊपर प्रेशर देते हैं तो ये जो है कंपोनेंट, जो गैस है वो जो अपने आप ऐसे मूवमेंट कर रहा था, ना तो कोई डिसॉल्व हो रहा था, कुछ नहीं, इनके बीच में इंटरेक्शन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ तो उसके बीच का जो गैप था, डिस्टेंस था, वो कम हो गया और धीरे धीरे वो वाटर में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे वो वाटर में स्लोली वो वाटर में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया और उस टाइप का सॉल्यूशन बनने लगा। पहले सॉल्यूशन बना था बट वो कैसा था, तो कि अब ऐसा सॉल्यूशन था कि वो वापस भी जा रहा था, डायनेमिक टाइप का, बट अब उसकी एक टाइप की वॉल बंद हो गई है, यहाँ पे पिस्टन लगा दिया तो वो प्रेशर उसके ऊपर आ गए तो वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गए, तो हाई प्रेशर पे उसको अंदर डिसॉल्व होते गए, बराबर है। ये जो हमारे CO2 थे, तो उस बेस पे हमें डाल्टन ने कुछ बताया कि द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। मैंने उसके ऊपर जितना भी प्रेशर दिया, प्रेशर जितना दिया उस हिसाब से वो उनके अंदर डिसॉल्व होते गए होते गए होते गए। इसको मैंने एन से अभी प्रेजेंट किया है कि इसके जो मोल थे वो डिसॉल्व होते गए इनके अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व होते गए, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस लिक्विड सॉल्यूशन। ये हम कौन सा ले रहे, पहले ही करा था लिक्विड और गैस सॉल्यूशन, अभी हम ले रहे हैं। अभी लिक्विड सॉल्यूशन सॉलिड खत्म हुआ, अब लिक्विड और गैस का हम लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व होने का एक एग्जाम्पल के साथ हम ये पढ़ रहे। क्लियर। तो फिर डाल्टन आए, डाल्टन ने भी ये प्रैक्टिकल करा, डाल्टन ने भी प्रेशर दिया ये इस तरह से और उन्होंने भी ये टेस्ट किया तो क्योंकि हाँ हो रहा है, बराबर है। जो पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ेगा
तो उसका सोल्यूबिलिटी मोल फ्रैक्शन की बढ़ेगी। तो अब नाउ जो उन्होंने ये जो हेनरीज ने लॉ दिए, हेनरीज लॉ क्या था, तो हम करते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ हमारा क्या था स्टूडेंट्स, तो करते हैं हेनरीज लॉ। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस की बात करें, P is proportional to the mole fraction of the gas। x मोल फ्रैक्शन तो किससे प्रेजेंट करते हैं, x से, इन द सॉल्यूशन के अंदर। तो इसको प्रेजेंट कैसे करें, एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। सो के एच क्या है, के एच इज हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, ये जो है ये हेनरीज कांस्टेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ इसका इसने एक बार ये प्रैक्टिकल नहीं करते, कोई भी साइंटिस्ट है ना कुछ भी देते हैं ना तो कभी एक बार प्रैक्टिकल करके हमें नहीं देते, समझाते, वो बार बार उसको करते रहते। तो उन्होंने प्रैक्टिकल करा, प्रैक्टिकल के ऊपर से उन्होंने ग्राफ भी लिए, ग्राफ में उसमें क्या किया, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक्स को रखा और यहाँ पे पी, कोई एक सॉल्यूशन लिया, जैसे कि HCl का सॉल्यूशन है, CO2 का है, जैसे मैंने HCl का CO2 का जैसे एग्जांपल दिया है वैसे HCl में भी हो सकता है, क्योंकि उसी में भी यही इसने एक में नहीं करा होता, उसने बहुत सारे ऐसे गैस में करा होता है, तभी ये दिया। मैं तो ये इजी वे में बता रही हूँ ताकि हमें इजी समझ में आए, इसीलिए हमें ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। CO2 और HCl हमारी टेक्स्ट बुक में भी यही दिया है ना। इसने क्या करा, तो क्या अब उन्होंने एक ग्राफ लिया, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, तो उन्होंने क्या करा, इसका ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है इनका और इनका, फिर उसने सेकंड टाइम करा, फिर ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन लेके गया, प्रेशर ज्यादा दिया, तो उसको ऐसा एक कांस्टेंट, ऐसा एक उसको ग्राफ मिला। तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ लेने के बाद इन्होंने ये करा, ये जो अपना लॉज दिया वो करा, और इस लॉज को हम कितनी जगह पे एप्लीकेबल अपनी रूटीन लाइफ में करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज ये हेनरीज लॉ। क्लियर स्टूडेंट्स, हेनरीज लॉ इज वेरी इजी, बराबर है। नाउ उसके आगे चलते, हेनरीज लॉ की कुछ एप्लीकेशन है। नाउ अगर हेनरीज लॉ में अगर टेम्परेचर, एक और टॉपिक कर लेते हैं, हेनरीज लॉ में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो टेम्परेचर इंक्रीज करे, अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो ये जो मोल फ्रैक्शन है डिसोल्व होने वाले वो लेस हो जाते हैं, कम हो जाते, लेस हो जाते, कम हो जाते, वो जल्दी से इंक्रीज, जल्दी से वो डिसोल्व नहीं होते। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, वो एग्जांपल आपको समझ में आए। एक हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, कोई थम्स अप ले लेते, कोई सोडा बोतल ले लेते, कोई भी बोतल ले लेते, बराबर। इसके अंदर हमने वाटर और साथ सोडा ले लेते और साथ में CO2 को प्रेशर, हाई प्रेशर करके हमने डिसोल्व करा है, तो वो बन गई हमारी सोडा वाटर। हाई प्रेशर पे हमने इसको डिसोल्व करा है और यहाँ पे कवर करा है। अब जैसे ही हम खोलेंगे प्रेशर से वो जल्दी से बाहर निकलेंगे, वो हमें पता है। पर आप जानते हो अगर उसको हम बाहर रखेंगे, फ्रिज से बाहर रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, तो उसमें CO2 है, डिसोल्व कम होता देखेंगे। हम जब कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीने जाते हैं तो कैसा लेते हैं, हम बोलते हैं ठंडा देना, कूल लेते, क्योंकि वो टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो CO2 ज्यादा डिसोल्व होते हैं, बराबर है। और जो टेम्परेचर हाई होता है, बराबर है, तो CO2 डिसोल्व कम होते, इसीलिए हम कभी कोल्ड ड्रिंक से वो गर्म नहीं पीते, हम कोल्ड ड्रिंक से ठंडा पीते हैं। क्लियर। तो ये एक एग्जाम्पल था। क्लियर स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल है।
ना इसीलिए हमारे जो वाटर में जो ऐसे एक्वेटिक होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, वो ऑलमोस्ट कूल वाटर में ही रहना पसंद करते हैं, हॉट वाटर में नहीं रहते, क्योंकि कूल वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होता है, कूल वाटर में नहीं रहते, सॉरी हॉट वाटर में ऑक्सीजन इतना डिसॉल्व नहीं होता, कूल वाटर में ज्यादा होते, इसलिए कूल वाटर में ही रहते हैं, या तो कोल्ड वाटर में रहते हैं, कोल्ड वाटर होते हैं उसी में वो रहते हैं। क्लियर? नाउ हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन को हम देख लेते हैं साथ साथ में, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है? ये हमारा कोल्ड ड्रिंक्स वाली, कि फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक्स वाली, कि जैसे ही कोल्ड वाटर होता है इसमें डिसॉल्व ज्यादा होता है, तो ये है कोल्ड ड्रिंक्स वाली। सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, इनमें बोतल में हम जानते हैं हाई प्रेशर के ऊपर अंदर डिसॉल्व किया जाता है, ताकि हम उसको कोल्ड वाटर में हम उसको ले सके, पी सके। तो ये एक फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन हमारी देखे तो जब हम स्कूबा ड्राइवर को हमने देखा है, जब स्कूबा ड्राइवर वाटर में जाते हैं तो अंदर का जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं तो वो अंदर का प्रेशर है वो हाई हो जाता है, बहुत हाई होता है, तो इस वजह से उसकी बॉडी में CO2 बाहर का ज्यादा डिसॉल्व होता है। तो अब जब तक वो अंदर है तब तक तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जैसे ही बाहर आएगा तो एटमॉस्फेयर, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उस हिसाब से ये CO2 है वो कम होने चाहिए। इसीलिए बैलेंस करने के लिए वो अपने साथ एक सिलेंडर ले जाते, जिसके अंदर कुछ गैसेस भरे होते हैं, जो उनकी बॉडी में जो ये CO2 ज्यादा डिसॉल्व होने के बाद बाहर की तरफ आते तो उसको कंट्रोल कर पाए। जैसे कि उसके अंदर हीलियम ले जाते, हीलियम होता है 11.7% ले जाते, नाइट्रोजन लेते। नाइट्रोजन क्यों ले जाते? क्योंकि नाइट्रोजन 56.2% नाइट्रोजन अगर वो ले जाए तो उस टाइम पे CO2 डिसॉल्व कम होगा उसकी बॉडी में, इसीलिए ये नाइट्रोजन ले जाते हैं साथ में, ताकि वो अंडर वाटर रह के भी नाइट्रोजन बार बार ये सिलेंडर में से गैस लेते रहे और उनका बैलेंस है। एंड देन ऑक्सीजन भी उनके अंदर होता है, ऑक्सीजन होता है 32.1% होता है, 32.1% ये होता है इतना। तो ये सिलेंडर वो ले जाते ताकि वो बाहर की तरफ आए। जब वो ये किनारे पे आते या तो वाटर से बाहर आते, अगर ये सिलेंडर में से उसने गैस नहीं लिया और ये नाइट्रोजन अगर उसकी बॉडी में जाता है तो CO2 को कंट्रोल करता है, पर जो अगर नहीं लिया तो बाहर आएंगे तो बाहर का प्रेशर और उसकी बॉडी के ब्लड का प्रेशर जो होता है वो सेम नहीं हो रहा है, तो उसकी बॉडी में से ब्लड बाहर निकलता है, बॉडी में से नसों में से ब्लड है वो बाहर निकल जाते हैं, नसें फट के बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए वो सिलेंडर ले जाते हैं। उसी तरह हम जानते हैं, हम कोई हाई पर जाते हैं या तो कोई ऐसे हम हिल स्टेशन पे जाते तो वहां पे एयर है वो बहुत ही लो प्रेशर वाली होती है, उसका कंसंट्रेशन एकदम से लो होता है, तो वहां पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। जो माउंटेन क्लाइम्स करते हैं उनको बहुत ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से वहां पे ऑक्सीजन है वो बहुत कम है, इस वजह से वो भी यहाँ पे एक सिलेंडर ले जाते हैं, सिलेंडर में उसके साथ ऑक्सीजन होता है। तो उनको जब भी ऐसा लगे कि अब बहुत ही ऐसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, एयर बहुत ही पतली हो रही है, जिसका कंसंट्रेशन लो हो रहा है एयर का, तो वो यहाँ से सिलेंडर में से लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नहीं तो उसको एनोक्सिया जैसी एक कंडीशन में आ जाते हैं और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इसकी 3 एप्लीकेशन है और ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन मुझे कुछ नहीं पूछना है, चैप्टर नंबर 1 सोल्युबिलिटी में से कुछ याद नहीं रहा है तो 2 मार्क्स में क्या पूछू ऐसे ही वर्बली मुझे क्वेश्चन निकालना है तो मैं एप्लीकेशन पूछ लूंगी कि चलो हेनरीज लॉ एप्लीकेशन दे दो। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने एप्लीकेशन और हेनरीज लॉ को ऑलमोस्ट इतना मैंने लंबा करके नहीं समझाया,
टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट बुक के सेंटेंस थ्रू ही हम गए हैं, बराबर, बट इतना लंबा भी नहीं गए कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ और आप अपने मतलब अपने जो पॉइंट से वहां से बाहर निकल जाओ। जितना जरूरी है उतना उतना डीपली हम गए हैं ना। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.4, तो वो हम इसके ऊपर है, उसको हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2.4, क्लियर स्टूडेंट्स? चलो एग्जाम्पल 2.4 को देखते हैं। एग्जाम्पल 2.4 स्टूडेंट्स, ये मैंने पूरा लिखा है, आपके पास टेक्स्ट बुक होती है इसीलिए। इफ N2 गैस इज बबल थ्रू आउट वाटर इन 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजोल्व इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर की बात की है यहाँ पे, 1 लीटर वाटर। एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ, N2 का पार्शियल प्रेशर दिया है, पार्शियल प्रेशर दिया है 0.987 बार। Given the Henry's law constant for N2, Henry's law constant for N2 298 केल्विन, मतलब KH की वैल्यू दी हुई है हमें 76.48 किलो बार, ये दिया हुआ है। नाउ हम जो फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले मुझे तो क्या फाइंड करना है, तो कि नाइट्रोजन कंपोनेंट कितना डिसॉल्व हुआ है वो फाइंड करते हैं। तो नाइट्रोजन, उसके जब हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट को देखते हैं तो हमारे पास क्या है, लॉ हमारा पास क्या है हेनरीज लॉ का, P इज प्रोपोर्शनल टू KH, बराबर, P इज प्रोपोर्शनल टू KH इंटू एक्स। तो मेरे पास x होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन होना चाहिए, तो मेरा जो फॉर्मूला है x फाइंड करना है, तो x इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन KH। मुझे KH की वैल्यू दी हुई है, हाँ, तो कि x फाइंड कर लेते, तो कि 76.48 किलो बार दी हुई है। साथ साथ में मुझे क्या दिया हुआ है, सॉरी स्टूडेंट्स, साथ साथ में ये प्रेशर भी दिया हुआ है 0.987 बार। तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे 1.29 इंटू 10⁻⁻5, बराबर है x। नाउ 1 लीटर वाटर कंटेन, देखो 1 लीटर वाटर, ये हमने 11th में करा है। 1 लीटर वाटर के मोल कितने होते हैं, 55.5 स्टूडेंट्स। 1 लीटर मतलब 1000 ml एंड 18 ग्राम्स H2O, तो मोल होंगे 55.5 मोल। स्टूडेंट्स याद आ रहा है कुछ, फिर भी मैंने कर दिया, बराबर है। सो N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। N क्या प्रेजेंट कर रहा है, N प्रेजेंट कर रहा है N2 के मोल्स, बराबर है। नाउ मोल फ्रैक्शन X इक्वल टू N मोल, किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की, देन N मोल नाइट्रोजन के, and then 55.5 mole H2 के, this is mole fraction, 55 mole H2O के। सो ये N है, बहुत ही कम नाइट्रोजन इसमें डिसोल्व हुआ है, तो N को निग्लेक्ट करते, तो सो X इक्वल टू N मोल अपॉन 55.5 मोल। बट x की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पे है, x की वैल्यू तो मैं रखती हूँ, x की वैल्यू। सो मेरा n क्या होगा, n इक्वल टू x मल्टीप्लाई 55.5, सो इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पे है 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। स्टूडेंट्स क्लियर? नाउ फाइंड करने के लिए इक्वल टू 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल मल्टीप्लाई 1000 मिलीमोल, 1000 में लिए एंड 1 मोल, क्योंकि मोल की बात है, तो मेरे पास आ रहा है 0.716 मिलीमोल। मिलीमोल में हमने लिया है, हमें मेरे को मिलीमोल में मांगा है, तो मिलीमोल इतना डिसॉल्व होगा। हाउ मेनी मिलीमोल्स गैस N2 डिसॉल्व, तो इतने मिलीमोल्स गैस N2 डिसॉल्व होंगे। स्टूडेंट्स क्लियर? नाउ बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारा, बराबर है। ये हमारा 1.4 सॉरी 2 नहीं
1.4 चैप्टर नंबर सॉल्यूशन अब 1 हो गया है 2 की वजह से, तो 1.4। नाउ नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक होगा 1.4 टॉपिक, वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। कमेंट्स में आप लिखो आपका जो भी डाउट है, किस तरह से कर रहे हो ये सब। ओके, बाय एंड टेक केयर।